बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम H2 A2 लेवल का पहला हमारा सिलेबस का जो टॉपिक है रेस्पायरेशन, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन टॉपिक में हमारे पास जो सिलेबस है कैम्ब्रिज का 2023 टू 25, उस लेटेस्ट सिलेबस के मुताबिक जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपके लिए इन तमाम लर्निंग आउटकम कंटेंट्स को इतना आसान कर देंगे कि आप बआसानी इसको समझ भी सकेंगे और पास्ट पेपर क्वेश्चंस को बआसानी हल कर सकेंगे। हमारे पास इसके अलावा बहुत सी और लर्निंग एड्स भी मौजूद हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप जैसे ही हमें मैसेज करेंगे या दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमसे रब्ता करेंगे तो आपको वो तमाम रिसोर्सेज बगैर किसी फीस के शेयर किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें। हमने यहाँ पर तमाम A2 के टॉपिक्स को डिस्कस करना है और उनकी वीडियोस इंशाल्लाह आपको जल्दी मौसूल होती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक रेस्पायरेशन है। रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन का ये टॉपिक बेसिकली आपका ओ लेवल का ही टॉपिक है जिसकी एक्सटेंशन यहाँ पर दी गई है और इस टॉपिक को डिटेल में यहाँ से बताया गया है। रेस्पायरेशन सिंपली जो हमारा ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ओ लेवल्स में हमने इसको पढ़ा था कि रेस्पायरेशन तमाम सेल्स में, तमाम लिविंग सेल्स में, बेशक वो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, मींस बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स या फंगस या प्रोटोक्टिस्ट, तमाम सेल्स में आमतौर पर एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और उससे एनर्जी पैदा होती है। इस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं। और ये रेस्पायरेशन का जनरल टर्म जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह के फूड कंटेंट सब्सटेंस के ब्रेक डाउन से पैदा होने वाली एनर्जी सेल्स के अंदर। तो यहाँ जैसे कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है कि रेस्पिरेशन की हमने दो टाइप्स बेसिकली बताई हैं जो कि ओ लेवल्स में हम बताते हैं। एक है सेलुलर रेस्पिरेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट। और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का हम A1 में, AS में हम पढ़ चुके हैं, ब्रीदिंग मैकेनिज्म गैसियस एक्सचेंज के चैप्टर में। यहाँ पर हमने सिर्फ कवर करना है सेलुलर रेस्पिरेशन को। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसकी सिंपल डेफिनेशन मैंने अभी आपसे शेयर की कि रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस और द ग्लूकोज इन द सेल एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज हम ओ लेवल्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ A2 लेवल में हमने बात करनी है इसकी फर्दर एडवांसमेंट की। तो हम इस एडवांसमेंट को थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि आखिर इस पूरे टॉपिक में हमने करना क्या है। हमने एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, इन दोनों के बारे में यहाँ पर बात करनी है। लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ी डिटेल में। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें हम बात करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस एक पहला स्टेप है और उससे साथ ही लिंक रिएक्शन होगा और लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल चलेगा और आखिर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में और एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में आखिर इन स्टेप्स की तादाद में फर्क क्यों है। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप्स क्यों हैं और एनारोबिक में 2 क्यों हैं। और इन तमाम टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए हम ये बात जरूर डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स का कौन सा पॉइंट जो है वो किस तरह से हमारे पेपर 4 में आता है। तो चलते हैं
अब इसकी फर्दर डिटेल की तरफ। तो फर्दर डिटेल में हमारे पास ये आपके सामने पेज आ गया। हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एटीपी को। एक्चुअली रेस्पिरेशन का ये चैप्टर, हमारा सिलेबस कंटेंट हमें पहले ये कहता है कि बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, बिफोर स्टार्टिंग द ऑल द प्रोसेसेस लाइक ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी, you must know about the ATP, its structure, its properties, its adaptations and its function। तो ATP का जानना यहाँ जरूरी क्यों है? इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ATP के लिए ही तो ये सब कुछ हो रहा है जनाब। ये जो रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए एनर्जी का पैदा करना है। और एनर्जी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर प्रोड्यूस होगी जब भी फूड मींस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन ऑक्सीडाइज्ड होंगे, ब्रेक होंगे, तो एनर्जी जनरेट होगी। तो अब पहले हमें ये जानना है कि एनर्जी जो जनरेट होती है, आखिर वो एनर्जी किस तरह से पैदा होती है और वो एनर्जी कैसे सेल के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है, कैसे काबिल इस्तेमाल है। तो वो एनर्जी पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ बात करेंगे। एटीपी दरअसल एक न्यूक्लियोटाइड है। ये बात सबसे अहम है और ये बात हमें याद रखनी है कि एटीपी जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये सिंगल फॉस्फेट वाला नहीं है, मोनोफॉस्फेटिक नहीं है। हमने एएस के सिलेबस में डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा था 4 न्यूक्लियोटाइड्स को, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो एटीपी जो है ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं कि उनमें एक डीऑक्सीराइबोस शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और एक नाइट्रोजनस बेस है। तो यहाँ पर जो एटीपी है ये है तो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ये आपके सामने, और उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर भी है, मीन सिंपल राइबोस शुगर है यहाँ पर, नॉट डीऑक्सी। और एक फॉस्फेट की बजाय इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एटीपी है तो एक न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, मगर ट्राइफॉस्फेटिक है विद 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन पास पेपर में आते हैं वो 2 to 3 मार्क का एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। सो यू हैव टू सिंपली टेल दैट एटीपी इज अ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड with adenine nitrogenous base with ribose sugar and 3 phosphate groups। 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं इसमें, इसीलिए इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर बताने के बाद नेक्स्ट हमारी बात है कि आखिर ये एटीपी जो है ये सेल का एनर्जी मॉलिक्यूल क्यों है, या सेल जो है उसकी एनर्जी को ये कैसे शिफ्ट करता है। छोटी क्लासेस में हम बताते हैं कि स्टूडेंट्स ये एटीपी दरअसल रिचार्जेबल बैटरीज हैं। ये वो बैटरीज हैं जो कि चार्ज होती रहती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आती हैं, जहाँ रेस्पिरेशन हो रहा है वहां से चार्ज होकर फॉस्फेट अटैच करके अपने साथ ले जाती हैं आगे मजीद सेल के कंटेंट्स की तरफ, ऑर्गेनेलीज की तरफ। तो अभी हमने ये बात डिस्कस करनी है कि आखिर ये एनर्जी को कैसे कैरी करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एटीपी दरअसल क्यों एवोल्यूशन में एक ऐसा एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल बन गया कि अब तमाम तरह के सेल्स में, प्लांट्स के, एनिमल्स के, फंजाई के सेल्स में ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल ट्रांसफरेबल रह गया है। तो इसकी एडॉप्टेशंस या इसके अंदर होने वाली जो खास बातें हैं, वो तब्दीलियां हैं जिसकी वजह से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल बन गया है। तो सबसे पहली इसकी एडॉप्टेशन है, ये बहुत स्मॉल है। जितना स्मॉल होगा उतना सेल मेम्ब्रेन में से आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन से भी डिफ्यूज होकर बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म, और किसी भी ऑर्गेनेली के अंदर आसानी से जा सकता है और वहां से
वापस आकर रीफिलिंग के लिए, रिचार्ज के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में दोबारा आ सकता है। सो इट्स वेरी स्मॉल, इट्स इजी डिफ्यूजेबल, इट्स इजीली ट्रांसपोर्टेबल एंड हाई टर्नओवर रेट। अब हाई टर्नओवर रेट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे पैदा होने वाली जो ओवरऑल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा है। देखें, जब एक एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, जैसा कि हम यहाँ पर बना देते हैं कि एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल आकर लगा, तो ये बन गया ए टी पी। और एंजाइम यहाँ पर जो इन्वॉल्व होगा वो होगा एटीपीएज। याद रखिएगा, हमेशा एटीपीएज की मौजूदगी में, एटीपीएज की मौजूदगी में ही एडिशन ऑफ फॉस्फेट इसके साथ होगा, एडीपी के साथ, और ये एटीपी बन जाएगा। तो अब इससे एनर्जी तो एड हुई है, इससे एनर्जी कैसे निकलेगी? यही एंजाइम यही एंजाइम एटीपीएज इसकी हाइड्रोलिसिस का सबब भी बनेगा। तो जब चीज ऐड होती है वो कंडेंसेशन है किसी रिएक्शन में, और जब वहां से ब्रेक होती है तो वो विद द हेल्प ऑफ वाटर वो हाइड्रोलिसिस होती है। तो एटीपीएज ही इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएगा, और एटीपी वापस अपना एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब रिलीज कर देगा तो एडीपी बन जाएगा। एक फॉस्फेट के रिलीज होने के बाद जो टोटल नेट एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 30.5 किलो जूल। एडीपी जो है वो, अगर एक फॉस्फेट मजीद अपना रिलीज कर देगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मींस के पास दो रह गए हैं, तब वो बन जाएगा एएमपी। और एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, 30.5 एनर्जी किलो जॉल मजीद रिलीज होगी। अगर ये एएमपी भी अपना आखिरी फॉस्फेट रिलीज कर दे, और वो आखिरी फॉस्फेट जब रिलीज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी 14.2 किलो जॉल। ये एनर्जी कम क्यों रिलीज हुई? क्योंकि हम केमिस्ट्री में ये अच्छी तरह पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बॉन्ड्स और कुछ नहीं सिवाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो ये जो राइबोस शुगर है, इसके साथ जब एक फॉस्फेट अटैच होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की उसके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होगी, और उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। तो नेट एनर्जी जो हमें गेन होती है, जो मिलती है, वो कम मिलती है क्योंकि हमारा खर्चा ज्यादा हो जाता है उसको ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो 14.2 किलो जॉल एनर्जी हमें फिर मिलती है, लेकिन ओवरऑल ये एनर्जी बहुत ज्यादा है एक एटीपी के लिए। और इसके साथ ही असल बात जो अभी हमें ये समझनी और जाननी है वो ये कि आखिर ये एटीपी एनर्जी देता कैसे है। हमें तो ये बात समझ में आ रही है कि एटीपी का स्ट्रक्चर ये है, एटीपी के एडॉप्टेशंस ये हैं कि ये आसानी जो है डिफ्यूज हो जाता है, स्मॉल है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, हाई टर्नओवर रेट है, एनर्जी ज़्यादा देता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है, आसानी से बन जाता है। लेकिन आखिरी बात कि आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि ये एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को पहुंचाता कैसे है? तो इसके लिए हमें ये बात समझना होगी कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनसे अलग होते हैं, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं, दे आर वेरी अनस्टेबल, they are very reactive, and they are very energized। ये तीन बातें, जब एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलहदा होता है और वो बनता है एडीपी, तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जिस किसी के साथ भी जाकर बॉन्ड बनाकर अटैच होगा, हाईली रिएक्टिव होता है। तो जिन केमिकल रिएक्शंस को एनर्जी की जरूरत होती है, वो एंजाइम अप्लाई करके
एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक अलग कर लेते हैं, या एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग कर लेते हैं, ये पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उनके सबस्ट्रेट के साथ या उनके एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। अटैच होकर, चूंकि ये खुद भी बहुत रिएक्टिव है, चूंकि ये खुद भी बहुत अनस्टेबल है, एनर्जाइज्ड है, तो उन मॉलिक्यूल्स को भी हाईली अनस्टेबल करता है, हाईली एनर्जाइज्ड करता है और हाईली रिएक्टिव करता है, जिससे वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और इस तरह इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है और ये फिर अलहदा हो जाता है और दोबारा अवेलेबल होता है कि एडीपी के साथ मजीद एनर्जी ऐड हो और बॉन्ड बने और ये दोबारा एटीपी बन जाए। तो जनाब, हमें ये बात अब समझ आ गई मुकम्मल तौर पर कि एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, मगर इसमें 3 फॉस्फेट है। इसकी एडाप्टेशंस, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत छोटा है, स्मॉल है, डिफ्यूजिबल है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, हाई टर्नओवर रेट है, इजीली इसकी मेकिंग, इट कैन मेक इजीली, इट कैन ब्रेक इजीली, और it gives energy in the form of inorganic phosphate. So it's very reactive, inorganic phosphate, very unstable, very energized. So it make the other molecule same reactive, unstable, energized. So in this way the chemical reaction is completed. तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस अडॉप्टेशंस के आते हैं, एटीपी के स्ट्रक्चर पर बात होती है और इसके बारे में यही पूछा जाता है कि राइट डाउन द एडॉप्टेशंस, हाउ द एटीपी इज adopted in the cells, और फंक्शंस। तीसरे नंबर पर जो इसका क्वेश्चन आता है वो है फंक्शंस। ये कुछ फंक्शंस एटीपी के आपके सामने हैं। फंक्शंस ऑफ एटीपी में डेफिनेटली कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी सेल में एनर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। तो हमने एएस लेवल में पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन को। जी बिल्कुल, डीएनए रेप्लिकेशन इसमें शामिल है। एनर्जी यूज होती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस में एनर्जी यूज होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है, मसल कंट्रैक्शन में एनर्जी यूज होती है, नर्व इंपल्स कंडक्शन में एनर्जी यूज होती है। तो आपके जहन में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं वो तमाम एनर्जी के बगैर नहीं हो सकते। हम फंक्शन में बआसानी इसको लिख सकते हैं और इन फंक्शंस के हवाले से 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है सिर्फ एटीपी, इसके स्ट्रक्चर को, इसके अडॉप्टेशंस को, इसके फंक्शंस को। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी था। अगर हम ये ना पढ़ते तो हमें ना समझ आती कि आखिर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी यूज होती है वो एनर्जी बनती किस फॉर्म में है और इस्तेमाल कैसे होती है। इस सेशन में हमें ये समझ आ गई कि रेस्पिरेशन जो कि हर सेल में हो रहा है और उसमें एनर्जी जनरेट हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में हो रही है, और उसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट हमारा लेसन जो होगा उसमें हम एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के पहले केमिकल प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस डिस्कस करेंगे। हम इसे उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे A2 के सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, और पास पेपर क्वेश्चंस के हिंट साथ लगाकर बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, इस हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, आप अलहदा सेशन भी ले सकते हैं। जूम पर भी अवेलेबिलिटी हमारी मौजूद है, आप हमें मेल कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।